अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ये थ्योरी कैसे है, और इसको डिटेल में देखें। और एक बात सुन लो, इस थ्योरी को अगर तुम बढ़िया से समझोगे तभी तुम आगे कल से लिंकेज को समझ पाओगे, और तभी तुम ये समझ पाओगे कि मेंडेलियन वर्क और पोस्ट मेंडेलियन वर्क में आखिर क्या कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ, और कैसे आज भी मेंडल की वर्क आइडियल मानी जाती है, बेसिक मानी जाती है जेनेटिक्स। देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देने वाले शख्स थे कौन? सटन एंड बॉवेरी। सटन एंड बॉवेरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देने वाले। और ये सटन एंड बॉवेरी ने क्या किया पता है? इन्होंने किस बेसिस पे क्या किया? इन्होंने 1902 में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पता लगा लिया। सेल के अंदर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पता लगा लिया। इनको न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में एक कोई ऐसा चीज दिखाई पड़ा जिसको इन्होंने बोला कि एनी बॉडी, कलर बॉडी, कोई एक ऐसा चीज दिखाई दिया जो हर सेल डिवीजन के दौरान अपने आप को डबल कर लेता था। बाद में उनको पता चला कि वो क्रोमोसोम है। बाद में उनको पता चला कि वो क्रोमोसोम है। फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से सेल डिवीजन की पूरी फिनोमेना का स्टडी किया। सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है, हम लोग पढ़ेंगे। एक मियोसिस होता है और एक माइटोसिस होता है। हम लोग पढ़ेंगे सेल, डिटेल में पढ़ेंगे। तो उन्होंने देखा कि सेल डिवीजन में उन्होंने मियोसिस भी पढ़ा, माइटोसिस भी पढ़ा, और एक चीज उनको समझ में आया कि भाई साहब ये जो कलर बॉडी क्रोमोसोम है ये डिफरेंट टाइप के मूवमेंट शो करते हैं, डिफरेंट टाइप के मूवमेंट शो करते हैं। और इन्होंने क्रोमोसोमल मूवमेंट के बेसिस पे मेंडल के वर्क को, मतलब मेंडल के लॉ को, मतलब मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को, मेंडल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया। किसने? सटन एंड बॉवेरी। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? क्रोमोसोमल मूवमेंट। तो क्या है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? अब तुमको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी थ्योरी है जो सटन एंड बॉवेरी ने दी है, जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्रोमोसोम की सेल डिवीजन के दौरान डिफरेंट टाइप के मूवमेंट के बेसिस पर मेंडल के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती है। ये थ्योरी, ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। हम समझने की अभी कोशिश करेंगे कि यह क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कैसे मेंडल के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती है। उससे पहले थोड़ा सा हम शॉर्ट तरीके में बताते हैं कुछ माइटोसिस और मियोसिस की बातें, क्योंकि ये चीजें अभी हमको काम आएगी और इसके बिना काम नहीं चल सकता है। क्योंकि हम लोग अभी सेल डिवीजन नहीं पढ़े हैं, तो कुछ चीजें हम लोग को समझना पड़ेगा जो अभी यहाँ पर यूटिलाइज होगा उसका कॉन्सेप्ट। तो आओ पहले एक एक करके हम उसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं। 5 से 10 मिनट लेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे। देखो, हम लोग ना सेल में एक चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा का पूरा सेल डिवीजन, पूरा एक चैप्टर है। लेकिन चैप्टर का पूरा नाम अगर तुम गौर से देखोगे तो चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन समझना होता क्या है। जब एक सेल है, मान लो ये अच्छा खासा सेल है, मान लो कि एक सेल है, उसके अंदर ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर कई सारे क्रोमोसोम है, कई सारे क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है और डीएनए के अंदर जीन है। ठीक है, ये सेल है। अगर इस सेल को डिवाइड करना है, पहली बात, जब जब भी हम लोग ये सेल दिखाते हैं, न्यूक्लियस दिखाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर इस टाइप का क्रोमोसोम दिखाते हैं, पता है
टेक्निकली यह रिप्रेजेंटेशन गलत है। पता है क्यों? तुमको बताएंगे सेल जब पढ़ाएंगे। जब न्यूक्लियस होता है ना, जब न्यूक्लियस होता है तो उस टाइम क्रोमोसोम नहीं बनता है, और जब क्रोमोसोम बन जाता है तो उस टाइम न्यूक्लियस डिसअपियर हो चुका होता है। तो आप न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करके गलत ही दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, बच्चे को पढ़ाने के लिए दिखाना पड़ता है कि जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस के अंदर है। लेकिन टेक्निकली सेल बायोलॉजी के अकॉर्डिंग ये चीज कहना गलत है। तो आखिर इसके अंदर होता क्या है, अब हम उसको समझते हैं। जब सेल की हम बातें करेंगे तो ये रहा सेल, ये रहा सेल, उसके अंदर है ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। और उसके अंदर पता होता क्या है एक्चुअल में, उसमें कई सारे ना धागे होते हैं। एक धागा ये हुआ, और ऐसे कई सारे अलग अलग धागे। एक धागा ये हुआ, एक धागा ये हुआ, एक धागा ये हुआ। और पता है ऐसे कैसे, एक नहीं, टोटल 23 धागा है। लेकिन हाँ, अगर यह सेल एक नॉर्मल सेल है, मतलब डिप्लॉयड सेल है, तो हर धागा दो दो को होगा। जैसे ये ब्लू वाला भी दो धागा होगा, आपस में जुड़ा रह सकता है इस तरीके से, नो प्रॉब्लम। ऐसे कैसे, अगर नॉर्मल सेल है तो दो धागा होगा, दो धागा होगा, सारे के सारे। और अंदर में ऐसे पूरा का पूरा धागा, और थोड़ा बहुत अंदर में क्या होता है, इस टाइप से फ्लूइड भरा रहता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में सेल के अंदर का सीन यही रहता है। इसको हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसको हम लोग कह देते हैं क्रोमेटिन नेट। ये धागा है ना, इन सारे धागे को एक साथ कह देते हैं हम लोग क्रोमेटिन नेट। क्रोमो मतलब कलर, टीन मतलब धागा। क्रोमो मतलब कलर, और टीन मतलब धागा। रंगीन कलर का ये धागा होता है जो मिलकर जाल बना लेते हैं, इसलिए बोलते हैं क्रोमेटिन नेट। और ये अगर नॉर्मल डिप्लॉयड सेल है तो ऐसे टोटल 46 धागे मिलके जाल बनाए होंगे, जिसमें से कि 23 धागा एक जैसा होगा, और 23 धागा मतलब 23 अलग टाइप का धागा होगा, सब अलग अलग, और उसके डबलेट होंगे, मतलब दो सेट होंगे 23 का, यानी कि 40 होगा इस टाइप से। जैसे हमने दिखाया, इसमें 4 दिखाया है, 5 दिखाया है, ऐसे बहुत सारे होंगे, 23 होंगे टोटल जो जोड़े में होंगे। ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाहर ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में क्या है, बहुत सारा सेल ऑर्गेनेली है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेल है जो हम पढ़ेंगे सेल बायो में। ओके, ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है सेल का, एक डिप्लॉयड सेल है। इस दुनिया में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स डिप्लॉयड होता है, और वो सोमेटिक सेल होता है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो टेक्निकली ऐसा डायग्राम दिखाना गलत हो जाता है, लेकिन हाँ, कल क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम बनेगा। आओ अब दिखाते हैं कैसे। समझते चलना एक एक बातों को। जो सेल साइकिल होता है ना, सेल साइकिल, सेल साइकिल के कई सारे फेजेज होते हैं। सेल साइकिल में पहले होता है इंटरफेज, और तब जाके होता है एम फेज। एम का मतलब माइटोसिस या मियोसिस। इंटरफेज को बोलते हैं प्रीपेटरी फेज, और इंटरफेज में फिर 3 फेज होता है, 3 सब फेज। एक होता है G1, एक होता है S, और एक होता है G2। फिर एम फेज को अलग अलग 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पे वो वहीं पर बताएंगे, क्रोमोसोम के मूवमेंट के बेसिस पे करते हैं। एक प्रोफेज, एक मेटाफेज, एक एनाफेज, एक टीलोफेज। और जब टीलोफेज हो जाता है तब जाके होता है तुम्हारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, ये जो तुम देख रहे हो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज,
इन सबको मिला के हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और इसको तो खैर बोला ही है साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन। अब समझते हैं किस दौरान क्या होता है, किस दौरान क्या होता है और समझते हैं। देखो, जीवन के दौरान का सेल बना रहे हैं। एस के दौरान, G2 के दौरान वही सेल है। प्रोफेज के दौरान, मेटाफेज के दौरान, एनाफेज के दौरान, टीलोफेज के दौरान, और साइटोकाइनेसिस के दौरान। अब देखना क्या होगा। सबके अंदर का पहले न्यूक्लियस दिखा दें, सबके अंदर का पहले न्यूक्लियस दिखा देते हैं, क्योंकि अभी जो खेला हम करने जा रहे हैं वो न्यूक्लियस के अंदर का करने जा रहे हैं। ये न्यूक्लियस, ये उसका न्यूक्लियस, ये G2 के दौरान का न्यूक्लियस, ये प्रोफेज के दौरान का न्यूक्लियस, ये मेटाफेज के दौरान का न्यूक्लियस, ये एनाफेज के दौरान का न्यूक्लियस, ये टीलोफेज के दौरान का न्यूक्लियस, और ये साइटोकाइनेसिस के दौरान का न्यूक्लियस। गौर करना हम डायग्राम कैसे बना रहे हैं। सेल नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन हम बोले ना मेरे हम इसी चीज के लिए फेमस है मार्केट में कि हम जो चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं उसका भी कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से बता देंगे कि तुमको लगेगा चैप्टर पढ़ लीजिए। चलो अब देखना इस दौरान क्या होगा, होने वाला क्या है। हाँ, पहले एक बार सीक्वेंस बात कर लेते हैं। पहले G1 होता है, तब S चलता है, तब G2 चलता है, G2 से फिर आता है सेल प्रोफेज में, फिर आता है मेटाफेज में, तब आता है एनाफेज में, तब आता है टीलोफेज में, और साइटोकाइनेसिस करके सेल 1 से 2 बन जाता है, और फिर दोनों सेल यही करेगा, G1 S ऐसे, इसलिए इसको सेल साइकिल कहते हैं, इसीलिए इसको सेल साइकिल कहते हैं। चलो ये सब बातें तो हम वहां पे भी करेंगे, ये बात तुमको समझ आ गया। अब हमको दिखाना है कि सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस होता है और कैसे होता है। हम एक पर्टिकुलर धागा को लेकर चल रहे हैं, जैसा हम एक पर्टिकुलर धागा को लेकर चल रहे हैं, ऐसा 23 का 23 धागा, यानी कि 46 का 46 धागा ऐसा कर रहे होंगे। ध्यान रखना, 46 का 46 धागा ऐसा कर रहे होंगे। हम एक पर्टिकुलर धागा को लेकर चल रहे हैं। याद करो अभी थोड़ी देर पहले, ये देखो ये को धागा दिखा है ना लाल वाला, 2 धागा है ना, दोनों ऐसा कर रहा होगा। इवन दोनों येलो वाला भी कर रहा होगा, दोनों ब्लू वाला भी कर रहा होगा, दोनों ब्राउन वाला भी कर रहा होगा, और दोनों ये खूनी लाल वाला भी कर रहा होगा। हम एक लाल धागे को लेके चलते हैं, अरे एक लाल धागा जो कर रहा होगा वही दूसरा लाल धागा भी कर रहा होगा, बात ध्यान रख लेना। चलो बढ़ते हैं आगे, क्या करने जा रहे हैं। ये देखो एक लाल धागा दिखा है, दिख गया धागा। अभी इसको क्रोमेटीन कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्रोमेटीन। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ब्राउन वाली अच्छे से तुमको दिख रही होगी, और अंदर में क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म है। और न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर साइटोप्लाज्म है, सब बात हम सेल में भी देखेंगे। ये पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। अब देखना क्या होगा, जब ये लाल धागा एच फेज में आया, तो अभी इस लाल धागे के अंदर एक क्रोमेटीन था, ये एक क्रोमेटीन के अंदर एक डीएनए था, समझना, एक डीएनए था। जैसे ये देखो ये धागा है ना, एक्चुअली धागा डीएनए ही था इस सेट से, और डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब वही एक धागा लाल लाल दिख रहा था, उसी को हम ऐसे लाल लाल दिखा दिए, ये रहा।
वही लाल लाल धागा था, एक सिंगल धागा है, ठीक है। जब एस फेज में पहुंचा तो डीएनए का हो गया रेप्लिकेशन। जब ये एस फेज में पहुंचा तो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, मतलब डीएनए 1 से 2 हो गया। अब डीएनए 1 से 2 होने का मतलब क्या समझते हो तुम? एक ये अपने आप में एक डीएनए और एक ये अपने आप में डीएनए। एक बार बताओ, जैसा ये लाल वाला धागा किया ऐसा करो, दूसरा लाल धागा भी क्या होगा? इवन 40 के 40 धागा ऐसा कर रहे होंगे। हम जब पहले बोल दिए कि हम डीएनए को धागा से दिखा रहे हैं, अभी भी हम धागा से ही दिखा रहे हैं। देखो बताओ, 1 से 2 धागा हो गया लाल वाला के नहीं? इनफैक्ट अब इस सेल के अंदर टोटल 4 लाल धागा हो गया होगा। वो दोनों वो लाल धागा भी ऐसा ही कर रहा होगा, ये वाला लाल धागा भी ऐसा ही कर रहा होगा, ये भी ऐसा ही कर रहा होगा। हम एक लाल धागा को लेके चले थे, पहले बताए थे। तो बताओ यहाँ पे 2 क्रोमेटिन हो गया कि नहीं हो गया? 2 क्रोमेटिन में 2 डीएनए, यानी कि एक क्रोमेटिन में एक डीएनए होता है, ये अभी तो पता है। 2 क्रोमेटिन और 2 डीएनए। अब जब G2 में आए तो अब ये धागा, ये जो धागा था, ये ऐसे ऐसे धागा था ना, ऐसे ऐसे धागा, अब ये धागा का थोड़ा कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। धागा का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, मतलब यहीं से G2 से ही क्रोमोसोमल पैकिंग स्टार्ट हो गया, डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, कंडेंस होने लगा। तो देखो धागा कंडेंस होने लगा है। वही धागा जो इस टाइप से था वो थोड़ा अपने स्ट्रक्चर को पूरा समेटने लगा, तो अभी धागा थोड़ा मोटा मोटा दिखने लगा। दिख रहा है? कंडेंस होने का मतलब क्या? अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा समेटने लगा। जो बिखरा बिखरा था, ऐसे ऐसे जैसे बिखरा हुआ था ना, वो धागा अपने आप को समेटने लगा। अभी भी उसको क्रोमेटिन ही बोलेंगे। 2 क्रोमेटिन है और उस 2 क्रोमेटिन में 2 डीएनए है। 2 क्रोमेटिन में 2 डीएनए है। अब आए प्रोफेज। प्रोफेज के दौरान भी वही हो रहा है, और थोड़ा बेटर कंडेंस हुआ। देखो, और थोड़ा बेटर कंडेंस हुआ है। उस कंडेंस धागे के अंदर क्या है? डीएनए है, और एक धागे के अंदर एक डीएनए है। नहीं विश्वास है? चलो मना देते हैं। एक धागे के अंदर एक डीएनए है। कंडेंसेशन चल रहा है, कंडेंसेशन कंटिन्यू है। कंडेंसेशन यहाँ से यहाँ पहुंच गया। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ यही होना था, यहाँ हो गया, खत्म हो गया। कंडेंसेशन यहाँ पहुंच गया, ठीक है, यहाँ भी कंटिन्यू है। यहाँ पे भी तुमको क्या बोले? धागा ही बोले, 2 क्रोमेटिन। क्या बोले? 2 क्रोमेटिन। अब पता है करना क्या है? अब ना, जब यहाँ तुम पहुंच गए ना प्रोफेज के दौरान, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो गया। अभी बस टूटना स्टार्ट हुआ है, टूटा नहीं है पूरा, टूटना स्टार्ट हो गया। तो पता है जब टूटना स्टार्ट हो गया है तो बाहर जो ये साइटोप्लाज्म था और अंदर जो गुलाबी वाला न्यूक्लियोप्लाज्म था, वो दोनों मिक्स होने लगेगा। बोलो हाँ, होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सारे के सारे धागे, बताओ अगर हम स्टार्टिंग में बात करें, एक धागा को लेके चले, टोटल 40 धागा था। तो बता 40 धागा से अब तक कितना हो गया होगा? 98 धागा हो गया कि नहीं? 98 या 92 होगा, 92 धागा हो गया होगा कि नहीं? 92 धागा अभी हो चुका है, जिसमें से कि 40 धागा एक जैसे और 40 धागा एक जैसे होंगे। अब समझना क्या होने वाला है यहाँ पर ये दोनों क्रोमेटिन और 2 डीएनए हम लिख रहे हैं। चलो, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा है। जब तुम मेटाफेज आए ना, पता है तुमको मेटाफेज के दौरान क्या हुआ? मेटाफेज के दौरान ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, गायब ही हो गया, गायब हो गया। देख लो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया। और क्या हुआ पता है? ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स हो गया। देख लो, और वो धागा पता है, वो धागा ना अब देखो किस तरीके से कंडेंस हो चुका है। अब पता है, यहाँ तुम उसको धागा नहीं बोलोगे, 2 क्रोमोजोम बोलोगे। यहाँ से अब तुम क्रोमोजोम बोलने लगे, और दोनों एक एक क्रोमोजोम के अंदर, अब सुनना यहाँ पर, ये जो धागा है, ये जो धागा है तुमको यहाँ पर जो मेटाफेज में दिख रहा है, इस दौरान ये दोनों धागे को जोड़ने वाले जो थे, इस दोनों धागे को जोड़ दिया गया है। देखना, एक कोहेसिन प्रोटीन से, एक कोहेसिन प्रोटीन से।
और ये दोनों धागा जुड़ चुका है एक कोहेसिन प्रोटीन से। अब सुनना, अभी तक यहाँ तुम यहाँ एक क्रोमेटिन बोल रहे थे, एक क्रोमेटिन से दो क्रोमेटिन हुआ, जहां पे भी दो क्रोमेटिन बोले दोनों आपस में जुड़ गया, दो क्रोमेटिन बोले दोनों आपस में जुड़ गया, और फाइनली अब जुड़ के यहाँ पर दो क्रोमेटिन नहीं बोलोगे, दो क्रोमोजोम नहीं बोलोगे, एक क्रोमोजोम बोलोगे। और ऐसे कहोगे कि एक क्रोमोजोम में दो क्रोमेटिड है। अब क्या बोलने लगोगे? एक क्रोमोजोम में दो क्रोमेटिड और दोनों क्रोमेटिड में एक एक डीएनए, तो टोटल दो डीएनए है। और डीएनए में फिर कई सारे जीन। अब समझना, जैसा ये लाल वाला धागा इस तरीके से बन के तैयार हुआ है, पता है किस तरीके से? साइड में बना के दिखाते हैं, इस तरीके से। क्या ऐसा एक और लाल वाला धागा अपना इस तरीके से बना के तैयार हुआ होगा? और देखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो गायब हो ही चुकी है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गायब कर दिए, और अब तुमको बना के दिखा रहे हैं ऐसा जैसा लाल धागा ये कोई यहाँ पर है। अब इसको अगर 3D डायग्राम बनाना चाहेंगे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये रहा 3D डायग्राम, एक लाल धागा और होगा, ये डायग्राम और ये डायग्राम एक ही चीज है। और ऐसा कैसे एक और लाल धागा भी काम कर रहा होगा, यहाँ पे हम एक लेके चले थे, दो चल रहा होगा अपना अपना, तो वो भी इसी तरीके का कुछ बन के तैयार हो गया होगा, और ऐसे हर धागा बन के तैयार हो गया होगा। और अभी एनाफेज का समय है, एनाफेज का समय है, और इस दौरान क्या हो गया होगा? अभी एनाफेज का समय है, और इस दौरान अभी रुक जाओ, गलत हो गया। एनाफेज में डायग्राम हमको नहीं बनाना था, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे जैसे ये लाल धागा बनकर तैयार है, ऐसा कैसा एक लाल धागा और बनकर तैयार हुआ होगा मेटाफेज के दौरान। और पता है अब वो दोनों धागा क्या करेगा? वो दोनों धागा अपने आप को इस प्लेट पर, एक प्लेट पर आके अरेंज करेगा। किस तरह? इस तरीके से। इस तरीके से अरेंज करेगा। यदि सेल डिवीजन हुआ माइटोसिस, सुनना मैंने क्या बोला, यदि सेल डिवीजन हुआ माइटोसिस तो एक ही धागा पे दोनों अरेंज हो जाएगा, यानी कि एक ही धागा पे, मतलब एक ही लाइन पे वो 40 क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर हुआ मियोसिस तो ये धागा जो अपना अपना होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब एक जैसा दिखने वाले हैं, एक ऊपर और एक नीचे वाली लाइन पर इस तरीके से अरेंज हो जाए, यानी कि ऊपर वाले लाइन पे टोटल 23 अलग अलग कलर के और नीचे वाले 23 अलग अलग कलर के, लेकिन एक पर्टिकुलर पोल पर एक ही जैसा दो क्रोमोसोम अरेंज हो गया है, दो अलग अलग इक्वेटर पर, दो अलग अलग लाइन पर। इस तरीके का सीन मेटाफेज मियोसिस के दौरान बनकर तैयार होगा। मियोसिस, अब हम मियोसिस में फोकस हो जाएंगे, माइटोसिस अलग तरीके से होता है, हमको यहाँ पे मियोसिस वाला काम आना है। अब सुनना क्या होगा, जब एनाफेज आएगा तो एनाफेज के दौरान होगा क्या? अब एनाफेज मान लो स्टार्ट हो चुका है, इस दौरान इधर से धागा लगा होगा एक और इधर से धागा लगा होगा, और ये धागा इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा होगा, और ये धागा इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा होगा, और एनाफेज में आके नतीजा ये हो जाएगा कि ये इधर खिंचा गया एक पोल पर, और ये इधर खिंचा गया एक पोल पर, और ये खिंचाना यही है सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यही है सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सेग्रीगेट हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो गया, अलग हो गया, इसी को तुम बोलोगे डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो गया। अब ऐसे कैसे इधर 40 मतलब कि यहाँ पे टोटल 23 अरेंज हुए थे, ऐसे कैसे 23 इधर आ जाएंगे क्रोमोसोम, और 23 क्रोमोसोम इधर आ जाएंगे। अभी क्रोमोसोम डबल क्रोमेटिड स्टेज में। और अब सुनना क्या होगा, जो जहां पर जैसे आए, अब ये धागा जैसे बना था, मतलब ये क्रोमोसोम जिस धागे से बना था, मतलब जहां तक तो कंटिन्यू क्या रहा, कंडेंसेशन। लो यहां तक कंडेंसेशन कंटिन्यू रहा यहां तक, और वो कंडेंस्ड क्रोमोसोम यहां तक पहुंच गया, कंडेंसेशन यहां तक कंटिन्यू रहा मेटाफेज तक, फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम यहीं पर।
ठीक है, एना फेज में आने के बाद सेपरेट हो गए। अब यहाँ से टीलोफेज के दौरान से स्टार्ट हो जाएगा डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ तक कंडेंसेशन ऑफ डीएनए मतलब धागा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन बोलो, यहाँ डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। और पता है क्या होगा, जहां पर डीकंडेंस हो रहा है, ये देखो, ये धागा अपने आप को यहाँ पर डीकंडेंस कर लिया, इस तरीके से जैसे धागा था उसी तरीके से बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर भी वो दूसरे पोल पर वो धागा तैयार हो गया, और ऐसे कैसे 23 के 23 बनकर तैयार हो गई। और सुन लो, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटा था, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आना स्टार्ट हो गया होगा, ये देखो। और फाइनली क्या होगा पता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब बन जाएगा तो वो सारे धागे उसी मेम्ब्रेन के अंदर जैसे थे वैसे अरेंज हो जाएंगे, इधर तो। और ऐसे कैसे 23 धागा इधर और 23 धागा इधर। लेकिन अभी एक बात ध्यान रहे, उन हर धागे के अंदर 2 डीएनए। अभी मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है। बोलो यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा मियोसिस 1 तक, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम सेल डिवीजन पढ़ा नहीं रहे, सेल डिवीजन बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, ये बस थोड़ा ब्रीफ दिला रहे हैं। यस सर, हो गया। इरहान तुमको आया समझ में यहाँ तक? यस सर। आया? यस सर, आ रहा है। चलो नेक्स्ट बताते हैं। अब देखना मियोसिस 2 में क्या होगा, जल्दी से देख लो, टाइम आउट हो जाएगा नहीं तो। मियोसिस 2 में भी सब कुछ चलेगा, G1, लेकिन यहाँ S नहीं चलेगा, G2 चलेगा। फिर यहाँ प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस और साइटोकाइनेसिस। फिर यहाँ पे वही होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा देखना, जल्दी से फटाफट लेते हैं, 10 मिनट हमारे पास समय है। एक मिनट को मीटिंग खत्म करके ले ही लेते हैं, नहीं तो बीच में फंस जाएगा। मियोसिस 2 से स्टार्ट करते हैं मीटिंग के बाद, नए मीटिंग में, ठीक है। मियोसिस 1 का डायग्राम सेट रखो दिमाग में। मियोसिस 1 का डायग्राम सेट रखो, ये मियोसिस 1 हुआ है, ठीक है। अब आते हैं मियोसिस 2 में मीटिंग के बाद, नए मीटिंग में।